नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज की कहानी जो है वो एक 20 साल के लड़के की है। A 20 years old boy who became a king। एक 20 साल का लड़का जो राजा बन जाता है और उस राजा ने जो है इस दुनिया में एक सुपर पावर को जन्म दिया। हम कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर उसने आजाद ना कराया होता सो हो सकता है आज जो देश अमेरिका आप देख रहे हैं सुपर पावर वो ना होता। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। हम फ्रांस की बात करने वाले हैं एंड यहां पे बात हम कर रहे हैं लुई 16। In 1774, Louis XVI of Bourbon family became the king of France. When he was 20 years old, he married to the Austrian princess Marie Antoinette. When he became the king or when he ascended the throne, he found an empty treasury. Long years of war has drained the financial resources of France. So हमने आपको बताया कि जो फ्रांस था फ्रांस का राजा जो है 1774 में लुई 16 बनता है। जब वो राजा बनता है तो उस समय उसका जो खजाना होता है वो खाली होता है। खजाना खाली इसलिए होता है क्योंकि फ्रांस जो है सबसे ज्यादा युद्ध उस वक्त में किया करता था। उसके युद्ध की वजह से जो है फ्रांस का खजाना का पूरा खाली हो गया था। एंड जब लुई 16 आया उसी के समय पर जो है he fought with Britain to gain independence to America from the common enemy of Britain। Means फ्रांस और अमेरिका दोनों कॉमन एनिमी थे और उसने जो है अमेरिका के लिए लड़ा। फ्रांस ने जो है अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ी और उसकी 13 कॉलोनीज को आजाद कराया और वही 13 कॉलोनीज आज क्या हैं? सुपर पावर बनी बैठी हैं। सो ये जो है फ्रांस की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि वहां पे एक पैलेस था। हम इस वक्त केवल बात करेंगे 18th सेंचुरी में फ्रांस कैसा था। और मैंने बताया ना आज की डेट में जो सुपर पावर आप अमेरिका देख रहे हैं 1774 से पहले अगर आप देखेंगे तो उससे कहीं ज्यादा सुपर पावर जो है फ्रांस होता था। जब हम लुई 16 की बात कर रहे हैं तो वहां पे एक पैलेस था जिसका नाम था वर्साइलीज। वो एक इमेंस पैलेस था और उस पर जो खर्चा होता था उसमें एक एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट था। उस कोर्ट को मेंटेन करने में इमेंस पैलेस को वर्साइली जो पैलेस था उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता था। he had to invest a handsome amount for that। So इतना ज्यादा खर्चा। a lot of servants were there, his officers were there, kings were there, king also were there, his queen were there, Marie Antoinette। okay, and इन सारी चीजों के साथ साथ जो है पुलिस, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक हम कह सकते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वी कैन से a lot of other things like banks were there। so इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए और भी खर्चा चाहिए होता था। लेकिन फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लीवरेज जो है वो उस वक्त में फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी। सो 1 बिलियन लीवरेज जो है उस पर डेप्ट पहले से था कर्जा। और जब ये फ्रांस की 13 कॉलोनीज को आजाद कराता है उसके बाद क्या होता है उस पर मोर देन 2 बिलियन लीवरेज डेप्ट हो जाता है। the lenders who have given credit to the France they have started to charge 10% interest on that credit। जिन लैंडलॉर्ड्स ने फ्रांस को उधार दे रखा था उन्होंने 10% ब्याज लगाना स्टार्ट कर दिया। और अब क्या था a lot of taxes collected by the country had
टू पे एज एन इंटरेस्ट। जो पैसा फ्रांस जो है टैक्स के रूप में कलेक्ट करता था वो किसको देना पड़ता था, एज अ टैक्स पे करना पड़ता था। सो अब एक ही चाह रहा था कि हम टैक्स को इंक्रीज कर दें, ज्यादा अमाउंट आएगा तो कुछ सेव कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक बात और है, फ्रांस में 3 स्टेट थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में क्लर्जी थे, सेकेंड में नोबिलिटी थे, थर्ड में जो है कॉमन लोग आते थे, पीजेंट्स आते थे, किसान आते थे। पीजेंट्स और फार्मर्स में ये अंतर हो जाता है कि पीजेंट्स के पास अपनी जमीनें नहीं होती थी, दे वर्कड ऑन एन अनदर पर्सन्स लैंड। सो ये सारी चीजें होती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रांस में जो है 60% लैंड जो थी, 60% लैंड वॉज ऑक्युपाइड बाई 10% पीपल। 60% जमीन जो थी वो केवल 10% लोगों के पास थी, एंड 90% पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस वॉज पुअर। 90% पॉपुलेशन वहां की पुअर थी। तो ये जो है कुछ 18th सेंचुरी की बात कर रहे थे हम, इस बारे में फ्रांस की, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। और इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट हेडिंग जो है